आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ सबसे पहले बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी के ये 5 बड़े सपने पूरे होते ही बदल जाएगी देश की तस्वीर। सीमा विवाद पर राज्यसभा में बोले राजनाथ सिंह, चीन की कथनी करनी में फर्क, हमारे जवानों ने पीएलए को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बैंक ने शुरू की वीडियो केवाईसी की सुविधा, बिना ब्रांच गए खुल जाएंगे खाता। सरकारी बैंकों के विनियमन में रिजर्व बैंक को अधिकार देने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित। सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट में थे इतने रुपए, बैंक डिटेल से खुले कई राज। जीएसटी मंथली रिटर्न फाइलिंग आसान बनाने के लिए जीएसटी पोर्टल पर 2 नई सुविधाएं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, शहरीकरण से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों का पंचायतों में समायोजन होगा। योगी सरकार ने यूपी में पहले डिटेंशन सेंटर को दी मंजूरी। गाजियाबाद में रखे गए अवैध रूप से रह रहे विदेशी। आम आदमी पार्टी कृषि पर लगाए गए 3 विधेयकों के खिलाफ करेगी मतदान। कोरोना महामारी में बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। हरसिमरन कौर बादल ने कृषि बिल के खिलाफ मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। बनेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 5 बड़े सपने पूरे होते ही बदल जाएगी देश की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह किसी भी काम को करने से पहले एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। देश के लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आर्थिक तौर पर देश की तस्वीर बदलने के लिए उन्होंने एक लकीर खींची है। जब पहली बार नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन और हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का नारा दिया था। उस समय उनकी यह योजना एक सपना भर था, लेकिन उन्होंने उसे अंजाम तक पहुंचाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया बनाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो आज सपने लगते हैं, लेकिन अगर ये सपने सच हो गए तो देश की तस्वीरें बदल सकती हैं। पहला, आत्मनिर्भर भारत। कोरोना संकट से आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया ग्रस्त है। इस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन इस आपदा को अवसर से बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत का अभियान का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोरोना संकट के बाद एक नया भारत बनकर उभरेगा जो आत्मनिर्भर होगा। इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल होगा, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है। पीएम मोदी की कोशिश है कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी ज़रूरत के अधिकतर चीज़ों की लिए खुद पर ही निर्भर हो। दूसरा सपना, किसानों की आय दोगुनी। कोरोना संकट में प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर गई है, लेकिन बेहतर कृषि उत्पादन से सरकार राहत की सांस ले रही है। पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। अब सरकार का पूरा फोकस किसानों की आय बढ़ाने में वाली योजनाओं को अमल करने में लग रही है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जहां 2009 से 2014 के दौरान मात्र 1,21,082 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 18 के बीच 4 सालों में ही 2,11,694 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा सपना, हर घर जल का योजना। देश में अभी भी लोग पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार हर घर तक शुद्ध पेय जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था। उनका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है। सरकार इस योजना के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। लोगों को घर पर ही पीने का साफ पानी मिलेगा। अभी केवल 50% घरों में ही पाइपलाइन से
साफ पानी की आपूर्ति होती है। मंत्री का अगला सपना 2022 तक सभी को घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक के सभी लोगों के लिए घर का वादा किया है। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लॉन्च किया गया था। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत हर लाभार्थी को 1,20,000 रुपये का कुल अनुदान मिलता है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच 60 संबंध 40 का साझा अनुपात रहता है। सरकार ने साल 2022 तक 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। पीएम आवास योजना का लाभ ग्रामीण इलाकों में लोगों को खूब मिल रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री का अगला सपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारतीय इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना संकट भले ही इस लक्ष्य को कठिन कर दिया है, लेकिन अभी भी पीएम मोदी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कोशिशों में जुटे हैं। इस लक्ष्य तक अर्थव्यवस्था को पहुंचाने के लिए रास्ते में तमाम चुनौतियां हैं। पीएम मोदी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर एक चर्चा के दौरान कहा था कि यह विचार उनके मन में अचानक नहीं आया। यह देश की ताकत की गहरी समझ पर आधारित है। यह 130 करोड़ भारतीयों के सपनों में से जुड़ी शपथ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीमा पर विवाद। राज्यसभा में बोले राजनाथ से चीन की कथनी करनी में फर्क। हमारे जवानों ने पीएलए को भारी नुकसान पहुंचाया। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर आज राज्यसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में देशवासियों से को आश्वासित किया कि हम न देश का मस्तिष्क झुकने देंगे और न हम किसी का झुकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीन से सीमा का प्रश्न अब तक अनसुलझा है। अगर एलएसी पर तनाव रहा तो रिश्ते मधुर नहीं हो सकते। बॉर्डर पर तनाव रहेगा तो द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ेगा। बता दें कि लोकसभा में राजनाथ सिंह पहले ही चीन की स्थिति पर बयान दे चुके हैं। चीन के साथ सीमा विवाद मामले पर राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 15 जून को कर्नल संतोष बाबू ने अपने 19 बहादुर सैनिकों के साथ भारत की अखंडता को बचाने के उद्देश्य से गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे पीएम खुद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए लद्दाख गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए कई समझौते हुए, मगर चीन औपचारिक सीमाओं को नहीं मानता। सदन इस बात से अवगत है कि देश और चीन सीमा पर प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चीन की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चीन नहीं मानता। यह सीमा रेखा अच्छे से स्थापित भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस बैंक ने शुरू की वीडियो केवाईसी की सुविधा। बिना ब्रांच गए खुल जाएंगे खाता। कोरोना काल में चाहे कोई भी काम हो, लोग कम से कम बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे में बैंक का काम हो तो जाना ही पड़ता है। लेकिन निजी बैंक क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने ऐसी सेवा की शुरुआत कर दी है जिससे लोगों को खाता खुलवाने के लिए वे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगा। दरअसल बैंक ने वीडियो केवाईसी से सेवा लॉन्च की है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट पिछले दिनों सफलतापूर्वक किया गया था। एचडीएफसी बैंक का कहना है कि उसकी वीडियो केवाईसी की सेवा एक एजाइल पार्ट्स कुछ लोगों का चुस्त समूह का परिणाम है। इसमें ब्रांच बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग एवं रिटेल एसेट की टीमें मिलकर काम करेगी। एचडीएफसी बैंक में ग्राहकों के लिए नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए अनेक एजाइल पार्ट्स काम कर रहे हैं। यह बैंक में सामाजिक परियोजनाओं के लिए विभिन्न टीमों की क्षमता व योग्यता का उपयोग करने के वन बैंक विजन के रूप में है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकारी बैंकों के विनियमन में रिजर्व बैंक को अधिकार देने संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित। सरकारी बैंकों के विनियमन में रिजर्व बैंक को अधिक अधिकार देने के संबंध में बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 आज लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर सदन में 3 घंटे तक चली चर्चा को जवाब देते हुए कहा, सरकारी बैंकों का विनियमन 1965 से ही आरबीआई के पास है। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो नया कर रहे हैं वह जमाकर्ताओं के हित में है।
यह कानून जमाकर्ताओं की रक्षा के लिए लाया गया है। सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में किसानों और गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने में सरकारी बैंकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि पिछले 2 दशक में 430 सरकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द हुआ है और परिसमापन करना पड़ा है। इस दौरान एक भी वाणिज्यिक बैंक परिसमापन में नहीं गया है, क्योंकि उनके जमाकर्ताओं को बैंकिंग विनियमन अधिनियम का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए इस अधिनियम के दायरे में सरकारी बैंक गतिविधियों को भी लाने की जरूरत थी। इन संशोधन के अध्यादेश लाने की आवश्यकता के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकिंग की वित्तीय स्थिति खराब होने का डर था। इस स्थिति में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था, क्योंकि इस समय संसद का सत्र नहीं चालू रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संशोधन से सहकारी बैंकों के सदस्यता ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी सदस्यों को पहले की तरह समान अधिकार मिलता रहेगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुशांत के बैंक अकाउंट में थे इतने रुपए, बैंक डिटेल से खुले कई राज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है। जांच एजेंसी के द्वारा रोजाना कई केस में नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं जी न्यूज ने सुशांत सिंह की बैंक डिटेल्स निकलवाई है। इस बैंक अकाउंट की नामिनी सुशांत सिंह की बहन प्रियंका है। सुशांत ने अपने पूरे फिल्म करियर में 60 करोड़ रुपए कमाए थे। उन्होंने अपने और अंकिता लोखंडे के नाम से मलाड इलाके में करीब 3 करोड़ का फ्लैट खरीदा था। सुशांत के निधन तक उनके अकाउंट में करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए बचे थे। बैंक अकाउंट के अनुसार फिल्म छिछोरे की रिलीज से पहले यानी 28 मार्च 2019 को सुशांत के पावना फार्म हाउस पर एक पार्टी थी जिसमें 40,000 रुपये खर्च थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने सूत्रों की माने तो इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के अनुसार बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने इस पार्टी के दौरान ड्रग्स का सेवन किया था। रिया और दीपेश शाह ने एनसीबी की पूछताछ में अपने कबूलनामे में उस अभिनेत्री का नाम का खुलासा किया है और बाकायदा एक गवाह का नाम भी पूछताछ के दौरान बताया है। इसके बाद एनसीबी ने रिया की निगरानदेही पर उक्त गवाह से पूछताछ की तो उसने यह बात कबूल कर ली है। आपको बताते चले कि यह गवाह कोई और नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइवर है। सूत्रों के अनुसार एनसीबी के अधिकारी जल्द ही इस अभिनेत्री को बुलाकर पूछताछ करेंगे। यानी सारा अली खान के बाद यह अभिनेत्री भी अब एनसीबी की रडार पर है। हालांकि विभाग ने अभी तक अभिनेत्री का नाम का खुलासा नहीं किया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जीएसटी मंथली रिटर्न फाइलिंग आसान बनाने के लिए जीएसटी पोर्टल पर 2 नई सुविधाएं। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में इस महीने मासिक रिटर्न दाखिल करना आम करदाताओं के लिए बेहतर अनुभवों से भरा होगा। जीएसटी नेटवर्क ने अपने पोर्टल पर रिटर्न को लिंक करने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की है, जिसका उद्देश्य जीएसटी R3B की फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है। आमतौर पर करदाता जीएसटी R3B फाइल करते समय 2 मुख्य समस्याओं का सामना करते हैं। यह पहली लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC से संबंधित होते हैं। अभी तक करदाताओं को इन दोनों आंकड़ों की गणना करने के लिए काफ़ी समय खर्च करना पड़ता था। अब यह काम 2 महत्वपूर्ण फंक्शनैलिटी के माध्यम से सिस्टम द्वारा स्वतः पूरा किया जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। शहरीकरण से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवक को पंचायतों में समायोजन होगा। प्रदेश में नगरीय निकाय में सीमा शामिल हो गई है। ग्राम पंचायतों के कारण बेरोजगार हुए 700 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिला अधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति से समायोजन कराने का निर्देश दिए हैं। नगर नियमों के सीमा विस्तार और नए नगरीय निकाय गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे। उधर प्रदेश की 58,769
ग्राम पंचायतों में से 35,620 ग्राम पंचायतों में ही ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत है। हापुड़, शामली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में एक भी ग्राम रोजगार सेवक नहीं है, जबकि बागपत में एक ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत है। अपर मुख्य सचिव के अनुसार पद रिक्त होने और मनरेगा में काम बढ़ने से कामकाज में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बेरोजगार हुए 700 ग्राम रोजगार सेवकों को उसी जिले की ग्राम पंचायत में रिक्त पदों पर समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। रोजगार सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार सिंह ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपर मुख्य सचिव का आभार जताया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार ने यूपी में पहले डिटेंशन सेंटर की दी मंजूरी। गाजियाबाद में रखे जाएंगे अवैध रूप से रह रहे विदेशी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जल्द ही प्रदेश में पहले डिटेंशन सेंटर की शुरुआत करने जा रही है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में समाज कल्याण विभाग के तहत एक बिल्डिंग में एक डिटेंशन सेंटर की शुरुआत करने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र की तरफ से अनुमति मिलने का इंतजार हो रहा है। जानकारी के अनुसार इस डिटेंशन सेंटर में 100 लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर ओपन जेल की तरह होगा और यहाँ सिर्फ विदेशी को ही रखा जाएगा। इसमें वो भी होंगे जो अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे हैं। सभी को मूलभूत सुविधा दी जाएगी। यहाँ रखे जाने वाले वो लोग होंगे जो जेल में सजा काट चुके हैं और उन्हें अपने देश भेजने में वक्त लग रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली सबसे बड़ी और खबर की ओर। आम आदमी पार्टी कृषि पर लगाए गए 3 विधेयकों के खिलाफ करेगी मतदान। कोरोना महामारी में बीजेपी पर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप। कृषि से संबंधित 3 विधेयकों को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसान विरोधी बताते हुए गुरुवार को केंद्र से उन्हें वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि संसद में आप इन विधेयकों के खिलाफ मतदान करेगी। राज्यसभा में आपके 3 सदस्य और लोकसभा में 1 सदस्य। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि खेती और किसानों से संबंधित 3 विधेयक संसद में लाए गए हैं जो किसान विरोधी हैं। देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इन तीनों विधेयकों को वापस लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी संसद में इनके विरोध में वोट करेगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सोमवार को किसानों से संबंधित किसान उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लेकर आई है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया है। ये विधेयक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी पूर्ण मूल्य दिलाने, कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाने के साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका प्रदान करने में संबंधित है। राज्यसभा में गुरुवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने कोविड-19 महामारी के सामूहिक रूप से निपटने और परस्पर दोषारोपण से बचने पर जोर दिया है। वहीं आपने आरोप लगाया कि भारतीय शासित कई राज्यों में कई महामारी के दौरान घोटाले हुए हैं। विपक्षी सदस्यों ने केंद्र की मांग की कि राज्यों को उनके जीएसटी बकाये का भुगतान किया जाए ताकि वे संकट की इस घड़ी का और बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके। कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा सदन में दिए गए एक बयान पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए आम के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इस आपदा को अवसर बताते हुए कई घोटाले किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदने तक में घोटाले हुए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरसिमरत कौर ने कृषि बिल के खिलाफ दिया इस्तीफा। मोदी बोले किसानों को भ्रमित कर रही है शक्तियाँ। शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि विधेयक के खिलाफ कृषि मंत्री पद से दे दिया है इस्तीफा। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने में हमें गर्व है।
उन्होंने प्रधानमंत्री को सौंपे अपने इस्तीफे में लिखा है कि कृषि उत्पादक की मार्केटिंग के मुद्दे पर किसानों की आशंकाओं को दूर किए बिना भारत सरकार ने बिल को लेकर आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। शिरोमणि अकाली दल किसी भी ऐसे मुद्दे का हिस्सा नहीं हो सकती जो किसानों के हित के खिलाफ जाए, इसलिए केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवा जारी रखना मेरे लिए असंभव है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हजारों किसान सड़क पर हैं, मैं ऐसे सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहती जिसने सदन में बिना किसानों की चिंता के बारे में बात किए बिल पास कर दिया। यही वजह है कि मैं इस्तीफा दे दिया। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।